अब देखो जैसे समास जो है 10th में 12th में और कंपटीशन में हर जगह इसका काम आता है। समास का हर जगह पूछा जाता है एग्जाम में। जब हम लोग अगर इसको अच्छा से समझ जाएंगे तो वो 2 से 4 नंबर 5 नंबर तक इसको पूछा जाता है और हम आराम से जवाब दे सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि समास क्या है। समास में आप जानिए हम लिख दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द। सार्थक जो होता है, सार्थक का मतलब होता है कि सही सही अर्थ निकले। सार्थक शब्द का मतलब होता है सार्थक, यानी 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास। समास कहते हैं। समास जैसे यथाशक्ति, राजपुत्र, राजपुरुष, लंबोदर इत्यादि, यानी हर जगह कुछ ना कुछ जो है। अब यथा है यहाँ, अव्यय शब्द है जैसे शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। जैसे राजपुरुष क्या है? राजपुरुष, राजा का पुरुष। तो किस हर शब्द का अर्थ निकले वही समास। अब दूसरी परिभाषा आप लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे, जब 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब समास कहते हैं, समास के जो भेद हैं वह 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। एक समास आप लोग बोलिएगा अक्सर नहीं 7 होता है। ये 7वां समास जो है ना, इसका अर्थ ही नहीं यानी निषेध से होता है। इसका हम गिनती नहीं करते हैं, यानी इसका समास का नए समास का अर्थ होता है नहीं। और इसका जब हम आगे चलेंगे तो निषेध यानी वर्जित का। अब अगला समास जो ये 6 जो है ये है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 समास है और 6 समास का जो है अब हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे 6 समास को याद किया जाता है। अब आप लोग देखिए कि आप लोग जैसे बोलते हैं कि समास हमको याद नहीं होती है, ठीक है। तो समास याद करने का तरीका है कि आपके पास ट्रिक है। आप ज्यादा कुछ याद नहीं याद रखिए, ज्यादा याद रखना सिर्फ इसको रखिए, यही है ट्रिक। द्वंद्वी अब तक इसको याद रखिएगा तो 6 के 6 समास आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो किसको याद रखना है? द्वंद्वी अब तक, ठीक है। अब जैसे द्वंद्व यानी द्वंद्व मतलब द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वि मतलब द्विगु समास, अ मतलब अव्ययभाव समास, ब मतलब बहुव्रीहि समास, उसके बाद त मतलब तत्पुरुष समास और क मतलब कर्मधारय समास। अब ये समास का जब ये हम जान जाएंगे कि 6 समास है और 6 समास को अब जो है परिभाषित करेंगे। क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। एक समास को लेंगे और उसके बाद परिभाषित करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक पर है, लेकिन ये अगर आपको याद रहेगा, ट्रिक हमको अगर याद होता है तो हम कहीं भी कभी भी समास को बोल सकते हैं। कोई भी पूछे समास क्या प्रकार का है, 6 प्रकार का कौन कौन है, तो हम बोल सकते हैं। द्वंद्वी अब तक याद करेंगे और एक एक करके बता देंगे। क्या कि एग्जाम में जो है तो वो 10th का हो, 12th का हो या कंपटीशन का हो, उस समय मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि हमें एक एक समास को दिमाग में ले। अगर मेरे पास ट्रिक है तो हम आराम से सभी समास को बोल सकते हैं, ठीक है। पहला रूप क्या है? अव्ययभाव समास। क्या है? अव्ययभाव समास जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो, कहीं कहीं अव्यय भी लगा रहता है तो अव्यय और उपसर्ग एक ही माना जाता है, ठीक है। तो जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि जिस समासिक पद का पहला खंड प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, अर, अनु, निर, प्र, प्रति, दुस, बहुत सा है, 22 उपसर्ग है, ठीक है पूरा। अब जैसे यथा संभव, क्या है? अब देखिए यथा संभव में यहाँ क्या है? यथा संभव। यथा मतलब होता है जैसे, यथा मतलब जैसे। अब जैसा संभव हो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अब है अनुरूप। अनु जो है उपसर्ग है, अनु क्या है? उपसर्ग। रूप, रूप के योग यानी रूप के अनुसार। हम लोग बहुत व्यक्ति को प्रतिष्ठा देते हैं, रूप पर भी देते हैं ना। कोई रूप के अनुसार जो बहुत सुंदर है, अगर वह गरीब भी है तो व्यक्ति क्या करता है? आराम से उससे शादी कर लेता है, नहीं कर लेता। कुछ बहुत सा क्या होता है, देखने में कुरूप है तो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, आजकल जो दहेज प्रथा चला है जिसको दूर करना चाहिए, लेकिन इस पे ज्यादा व्यक्ति जो है पैसा चढ़ बढ़ के देता है ना। अब आगे चलते हैं। आजन्म। आजन्म जन्म से लेकर, नहीं कहता है कि वो जन्मजात ऐसा है,
आजन्म वह ऐसा है, होता है ना, तो वो हो गया आजन्म। जैसे आजन्म का संधि विच्छेद भी है, यानी आ जो है क्या है, उपसर्ग है, क्या है। अब प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब होता है रोज रोज, क्या होता है, रोज रोज। प्रति क्या है, उपसर्ग, क्या है। अब दिन, प्रत्येक दिन या रोज रोज, कोई दिक्कत हो गया। अब तत्पुरुष समास है कि जिस समास को हम विग्रह करते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। जिस समास को विग्रह करने पर कारक का लोप हो जाता है, यानी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, कारक चिन्ह का। किसका, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे कौन समास कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे का, के, की के लिए, ठीक है, या को लिए भी होता है। में, पर, से, अपि, यानी कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे यही है कारक चिन्ह, क्या है, कारक चिन्ह। तब देखिए जैसे में यथा यश प्राप्त, क्या है। अब यश को प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, यानी जो यश को प्राप्त होता है, ठीक है। अब है मन चाहा, मन से चाहा, यानी जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ जो मन चाहा है, इसमें से का लोप है। अब यश प्राप्त है, यश को प्राप्त, इसमें को लोप है। इसी प्रकार यज्ञशाला, यज्ञ के लिए, यहाँ के लिए लोप है, यानी कारक चिन्ह जो है के लिए लोप है। अब यहाँ जाइए राजपुरुष, यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यहाँ क्या है, का जो है कारक चिन्ह क्या है, लोप है, क्या है, लोप है। राजपुरुष, राजा का पुरुष, यहाँ भी का क्या है, लोप है। एवं प्रकार से हम समझ जाते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, उसका ट्रिक भी बता दिया। यानी जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास। पहला, उसके बाद पहला था व्यवहार समास, जिस समासिक पद का पहला खंड, ठीक है, या जिस समासिक पद का पहला खंड जो होता है क्या हो, उपसर्ग, यानी शुरू में उपसर्ग लगा हो, तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव। दूसरा तत्पुरुष था, जिस समास को विग्रह करने पर उसका कारक चिन्ह क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसे कौन समास कहते हैं, तत्पुरुष। अब कल की क्लास में जो है, कल बता दिए थे क्या, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। अब अगला समास है कि कर्मधारय समास। जैसे ही कर्मधारय समास का चर्चा होता है, कर्मधारय समास में विशेषता का चर्चा होता है, ठीक है। हम जिस समास में विशेषता, यानी एक पद दूसरे पद का विशेषता बतलाता है, यानी जो है देखिए इसमें क्या है, जिस समास में प्रथम पद यानी पहला पद जो है दूसरे पद का क्या बतलाता है, विशेषता बतलाता है, उसको कौन समास कहते हैं। जैसे क्या है, चरण कमल, क्या है, चरण कमल। अब हम लोग संस्कृत भी पढ़ाते थे तो क्या लिख देते थे कि कृष्ण सर्प, क्या लिख देते थे, कृष्ण सर्प। अब कृष्ण सर्प यानी इसका अर्थ होता है, कृष्ण का मतलब होता है काला, कृष्ण का मतलब काला। अब परिभाषा से फिक्स मतलब क्लियर होता है कि प्रथम पद जो है दूसरे पद की क्या बतलाता है, विशेषता। क्या बताता है, विशेषता। तब यहाँ देखिए कि सांप जो है क्या है, यानी काला जो है क्या है, सांप है, यानी पहला पद जो है सांप का क्या बतला रहा है, विशेषता। इसलिए काला सांप जो है वह कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। दूसरा है, इसको अब इस पे चलते हैं कि चरण कमल, चरण कमल के समान, यानी चरण जो है कमल के समान है। चरण जो है, चरण समझते हैं, पैर का पंजा जो है, ठीक है, उसको हम लोग चरण करते हैं। तो चरण किसके, बड़े लोगों का होता है, ठीक है, छोटे लोगों का भी होता है, लेकिन हमारा सर किसके सामने झुकता है, बड़े लोगों के सामने। तो कमल के समान चरण। दूसरा है कमल नयन, कमल के समान नयन। नयन मतलब होता है आंख, नयन मतलब आंख, यानी किसके समान, कमल के समान नयन। चंद्र के समान मुख, यानी चंद्रमुख। चांद, चांद समझते, चांद जो है वह शीतल है, क्या है, शीतल है, और वह चमकता है, इसलिए चमकती है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है, नहीं लगता है, लगता है कि ना। जब चांदनी रात होती है तो हमको अदरवाइज दूसरे रात से चांदनी रात हमको क्या ठंडक महसूस कर मतलब होता है और अच्छा भी लगता है। उसी तरह चंद्र के समान मुख, यानी जिस प्रकार चंदा चमकता है, चमकती है, ठीक है, उसी प्रकार हमारा मुख भी है, क्या है, चमकता है, यानी हमारा नहीं, जिसका चंद्र के समान मुख है। बहुत से व्यक्ति होता है जिसका मुंह क्या होता है, चमकता है।
तो विशेषता है, यानी मुख की विशेषता क्या है कि वह चांद के समान है। किसके समान है? महात्मा, महान आत्मा, यानी बहुत सा हमारा भी आत्मा, आपका भी आत्मा एक है, ठीक है, आत्मा है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो महान है, जो व्यक्ति है कोई वह महान है, तो महान व्यक्ति का जो है हर जगह चर्चा होता है, तो वह आत्मा एक जनरल आदमी, यानी हम लोग सभी हैं, और इसी में कोई लड़का जो है बहुत ही सहनशीलता वाला होगा, आदर्श होगा, जो सभी के आज्ञा का पालन करता होगा, तो वो जो है वो विशेष है। क्या है? विशेष है, यानी उसकी वह विशेषता है कि वह अच्छा लड़का है। इसी तरह महान आत्मा, यानी आत्मा जो है उसका क्या है? महान है। श्वेतांबर, उजला वस्त्र वाला, यानी जो उजला कपड़ा, बहुत सा व्यक्ति आया है ड्रेस में ही आता है, स्कूल यूनिफॉर्म में आता है, उसमें ही कोई अलग ड्रेस पहन के आता है, तो उसका वो विशेषता क्या है कि यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म है, वो क्या है? बच्चे की विशेषता है। अब हम लोग लिख रहे हैं बोर्ड पे, ये ब्लैक कलर से लिख रहे हैं, ब्लैक मार्कर, तो ये मार्क, ये कलर क्या हुआ? विशेषता है, ठीक है। क्या है? विशेषता। इसका परिभाषा पूर्व में क्या हो जाएगा कि जिस समासिक पद से या जिस समास में विशेष या विशेषता का बोध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला समास जो है वह द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास को दोनों तरह से लिख सकते हैं। जिस समासिक पद का दोनों खंड प्रधान होता है, जिस समासिक पद का दोनों खंड प्रधान होता है, या दोनों पद के बीच योजक, योजक चिन्ह है, वो क्या है? योजक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में हाइफन जानते हो, ठीक है, चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर एवं और आए, संस्कृत में और के जगह च आ जाता है। क्या आ जाता है? च आ जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी द्वंद्व समास में जान लीजिए कि दोनों खंड प्रधान होता है, यानी दोनों पद जो है क्या होता है? प्रधान होता है। दोनों का जरूरी है, जितना पहला पद का है उतने दूसरा पद का भी, ठीक है जी। अब जो है जैसे नदी नाले, जितना जरूरी हमारे लिए नदी है उतना जरूरी क्या है? नाले भी है। काहे कि हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए या एवं प्रकार से किसी प्रकार नदी जाते हैं स्नान करने के लिए, उसी प्रकार हमें घर से कचरा निकालने के लिए नाला भी चाहिए। उसी प्रकार पाप और पुण्य, यानी पाप पुण्य, पाप और पुण्य, आदमी जितना पाप कर रहा है उतना इस पृथ्वी पर पुण्य करने वाला भी है, तब तो पृथ्वी टिकी हुई है। समझ रहे हैं ना? पाप और पुण्य, जितना मनुष्य के जीवन में पाप मायने रखता है उतना ही पुण्य भी है, ठीक है। तो कहीं न कहीं कोई पाप कर रहा है तो अगला आदमी पुण्य कर रहा है, इसलिए दोनों का संतुलन पृथ्वी पर क्या है? बना हुआ है। ऊंच नीच, ऊंच नीच, कोई व्यक्ति अगर ऊंचा है तो नीचे का भी निम्न स्तर का भी है, यानी अमीर है यहाँ तो गरीब भी है, तो जितना अमीर का वैल्यू है उतने गरीब का भी है, क्योंकि अमीर का भी प्रत्येक दिन वैल्यू नहीं होता है, गरीब का भी प्रत्येक दिन वैल्यू नहीं होता, समय समय पे दोनों का वैल्यू है, यानी दोनों खंड क्या है? प्रधान। अब खरा खोटा, खरा और खोटा, यानी खरा भी, खरा मतलब अच्छा, खोटा मतलब समझ रहे हो? खरा, तो यानी जो किसी को अगर दो बेटा है, अगर किसी का एक बेटा अच्छा है दूसरा बेटा खराब है तो उसको खोटा कहा जाता है। तुम लोग सुना होगा कि खोटा सिक्का ही काम आता है ना? तो खराब बेटा ही मुसीबत में काम आता। अच्छा बेटा तो हुआ, ब्याह शादी हुआ, बाल बच्चा को लिया, पत्नी पत्नी को लिया, ले खत्म। लेकिन ये जो है खोटा सिक्का, बेचारा जो बदमाश होता है, जो गांव में रहता है, वह क्या करता है? अपने माता पिता का न चाहते हुए भी देख रेख करता है, अंत में वही बेटा काम आता है, तो वहाँ क्या कहा जाता है? खोटा सिक्का काम आया, ठीक है। छल कपट, छल और कपट, यानी छल जिसको आता है उसको कपट भी आता है, ठीक है, यानी ये दोनों खंड प्रधान होता है। यानी कुल मिला के जो है द्वंद्व समास, जिस समासिक पद का दोनों खंड प्रधान हो उसे कौन समास कहेंगे? द्वंद्व समास। कोई दिक्कत? समास का अगला है द्विगु समास। जैसे द्विगु समास की बात आता है तो हमको याद आता है संख्या। क्या आता है? संख्या। जिस समास का पहला खंड संख्या वाचक हो, यानी संख्या वाचक, समूह का पता चलता है, संख्या का पता चले या समूह का पता चले, उसे कौन समास कहेंगे? यानी जिस समास का पहला खंड, यानी कोई भी शब्द होता है उसमें संख्या लगल होगा तो वह जो है वह क्या कहलाएगा? द्विगु समास। अब जैसे दोपहर, अब दोपहर जैसे ही आया है दोपहर, अब देखिए इस दोपहर में दो है जी, दो जो है वह संख्या है। क्या है? संख्या है। दोपहरों का समूह, दोपहर यानी दोपहर, एक बार मॉर्निंग वाला बीतता है और सुबह दूसरा बीतता है, दो समूह, दो पहरों का समूह दोपहर, ठीक है। तो पहला खंड क्या है? संख्यावाची। क्या है?
उसके बाद देखिए तिरंगा, क्या है? तिरंगा। तिरंगा में कितने कलर होते हैं? 3। अब देखिए 3 रंगों का समूह। ये 3 जो है ये पहला खंड यानी संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची है। अब देखिए नवरात्र, क्या है? नवरात्र में ये 9 जो है ये क्या है? संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची है, यानी 9 रात्रियों का समूह, 9 रातों का समूह, जिसको नवरात्र कहा जाता है। चौराहा, चौराहा, चौराहा समझते हो? एक ही जगह से 4 रास्ता यानी चारों तरफ चारों दिशाएं में जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? चौराहा। अब चौराहा जो है, चौराहा में क्या है? पहला संख्यावाची कितना है? 4। कितना है? 4, यानी 4 राहों का समूह। दूसरा अगला जो आपका उदाहरण है त्रिलोक, यानी 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह। कोई दिक्कत? समास का छठा, समास का छठा बहुव्रीहि समास। इसके खंडन से जैसे ही संधि विच्छेद करते हैं, बहु बहु मतलब हो जाता है अनेक, ठीक है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी खंड प्रधान नहीं हो। इसका परिभाषा ऐसे भी होता है जिस समासिक पद का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, वह जो है बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें जो है 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है। 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है। अब जैसे घन इव श्याम 2 पद है, तीसरे जो है कृष्ण विष्णु, यानी जितना इसका नोट होगा इसमें देवी देवताओं के नाम जो है ज्यादा आता है। देवी देवताओं के नाम ज्यादा आता है। देवी देवताओं के नाम जो ज्यादातर होते हैं वे सभी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अब लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, जैसे गणेश। अब लंबा पेट वाला अगर हम खोजेंगे तो एक को मिल जाए, हाँ तो बहुत सा मिलेगा लंबा उदर वाला। तो लंबा पेट वाला तो उसको क्या कहा गया है? गणेश। अब इसमें इसलिए कोई खंड प्रधान नहीं है कि एक तो पेट बड़ा नहीं होता है। अब हम मरने हैं तो इसका मतलब सबका तो नहीं है, पेट सबका बड़ा होता है, बहुत व्यक्ति का बड़ा होता है, तो हम किसको प्रधान मान के चलेंगे? ठीक है, उठा, ठीक, बहुत। अब है चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके सिर पर, चांद, चांद किसके सिर पर है? यानी शिव महादेव। पीताम्बर, पीला कपड़ा पहना है जो, पीला कपड़ा कौन पहनता है? तो एवं प्रकार से जो है किसी भी खंड, कोई भी खंड प्रधान नहीं है, इसको जो है हम कौन समास कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। कौन समास? बहुव्रीहि। इस प्रकार आपको बता दिए कि समास पूरी तरह से कंप्लीट हो